मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैंने अपनी ज़िंदगी में रिश्तों का ऐसा जनाजा निकलते पहले कभी नहीं देखा था, ना मैंने ऐसा कभी सुना था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने जो देखा है वो सच था। मेरे बड़े जेठ जहांगीर चौधरी घर आने वाले थे, इसलिए कुछ ज़रूरी सामान लेने मुझे मेरी सास ने मार्केट भेज दिया। मैं मार्केट के अंदर दाखिल होने लगी, तभी मेरी नज़र नफीसा की कार पर पड़ी। शायद वो भी मार्केट में ही थी। मैं आगे बढ़ी और कुछ शॉपिंग वगैरह करने लगी, तभी पीछे से नफीसा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ने लगी। अरे भाभी, कैसी हो? बता देती कि मार्केट जाना है तो दोनों साथ ही आ जाते। मैं बोली, अरे कोई बात नहीं नफीसा, आज बड़े भैया आने वाले हैं, इसलिए किचन का कुछ ज़रूरी सामान लेना था। मेरी सास ने मुझे ही भेज दिया। नफीसा बोली, मुझे भी एक गोल्ड चेन लेनी थी, ऑर्डर दे दिया है, 1 हफ्ते में बना देगा। खैर छोड़िए, गाड़ी में बैठिए, साथ चलते हैं। मैं नफीसा की गाड़ी में बैठ तो गई थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी बड़ी सास गुलबानो ने मुझे नफीसा के साथ देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। रास्ते भर नफीसा मेरी सास गुलबानो की और जेठानी रुखसाना की बुराई करते हुए ही आई। कहने को तो नफीसा मेरी नंद ही थी, लेकिन आग लगाने में ये अपनी माँ समीरा बेगम से भी 2 कदम आगे थी। मैं समझ गई थी कि नफीसा मुझे मेरी सास और जेठानी के खिलाफ भड़काने में लगी हुई है, लेकिन मैंने हमेशा की तरह नफीसा की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। थोड़ी देर में नफीसा की कार घर के गेट पर रुकी। मैं गेट पर ही उतर गई और मेन गेट खोलकर सीधे अपने घर की ओर बढ़ गई। पीछे मुड़कर देखा तो नफीसा भी घर की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर अपने घर की ओर बढ़ चुकी थी। नफीसा मेरे हस्बैंड सुहेल की सौतेली बहन थी। घर के बगल वाला मकान नफीसा का ही था। मकान अलग अलग ज़रूर थे, लेकिन मेन गेट और गार्डन एरिया दोनों मकानों का एक ही था। मेरी सास गुलबानो ने मुझे नफीसा की कार से उतरते देख लिया था। वो गुस्से में बोली, शमीना, तुम नफीसा के साथ आई हो? मैं बोली, अम्मी, वो मुझे ज़बरदस्ती अपनी कार में ले आई। सास ने कहा, इसका मतलब कोई भी तुम्हें तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। तभी मेरी जेठानी रुखसाना ने हालात को संभालते हुए मेरी सास गुलबानो को कहा, खाला, आप तो नफीसा की आदत जानती ही हैं। शमीना ने मना किया होगा, लेकिन नफीसा की ज़िद के आगे शमीना मजबूर हो गई होगी। जाने दो, आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। मेरी जेठानी रुखसाना अपनी सास को खाला कहकर पुकारती थी, क्योंकि वो गुलबानो की बहन की बेटी थी, इसीलिए मेरी सास रुखसाना की हर बात मान लेती थी। सास को समझाने के बाद रुखसाना मुझसे बोली, आगे से शमीना, तुम ऐसी गलती दोबारा मत करना। मेरी जेठानी रुखसाना की बात ख़त्म होते ही मेरी सास फिर बोल पड़ी, मैं तो उन दोनों माँ बेटी की कार पर थूकना भी मुनासिब ना समझूं, और तू उसकी कार में बैठकर चली आई। मेरे लिए ये रोज़ की बात थी। मेरी सास बुरी नहीं है, लेकिन जब बात सौतन की हो तो फिर अच्छी अच्छी औरतें भी बुरी हो जाती हैं। 1 साल पहले ही मेरी शादी गुलबानो के सबसे छोटे बेटे सोहेल से हुई थी। ससुराल आई तो पता चला कि मेरी दो सास हैं, एक जवान और एक बूढ़ी। इनमें से बूढ़ी वाली मेरी असली सास थी, यानी कि मेरे शौहर सुहेल को जन्म देने वाली माँ, जिनका नाम गुलबानो था, और दूसरी वाली सास का नाम समीरा बेगम था। समीरा बेगम की उम्र 40 के आसपास ही थी, लेकिन देखने में वो अभी बिल्कुल जवान लगती थी। खूबसूरती में भी समीरा बेगम का कोई जोड़ नहीं था। मेरी सास और जेठानी इसी बात को लेकर समीरा बेगम से चिढ़ते थे। दोनों को लगता था कि बेवा औरत को बेवा की तरह ही रहना चाहिए, लेकिन समीरा बेगम तो देखकर कोई नहीं कहता था कि वो 5 साल पहले ही बेवा हुई है। इस घर की इकलौती बेटी, यानी कि मेरी ननद नफीसा, समीरा बेगम के पहले शौहर की बेटी थी। दो बीवियों वाले मेरे ससुर जुनैद चौधरी हार्ट अटैक की वजह से
5 साल पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुके थे। 1 साल पहले जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी, तब मेरी ननद नफीसा दिल्ली में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रही थी और 1 महीना पहले ही दिल्ली से कानपुर अपने घर यानी कि मेरे ससुराल में आई थी। नफीसा देखने में अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ नफीसा को अपनी माँ की दौलत का भी घमंड था, इसीलिए वो गुलबानों के बच्चों से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। मैं भी नफीसा के लिए उसकी सौतेली भाभी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। नफीसा मुझसे कभी कभार बात कर भी लेती थी, लेकिन मेरी जेठानी रुखसाना तो नफीसा को फूटी आँख भी ना सुहाती। इसी बीच नफीसा की कई बार मुझसे ही मेरी जेठानी रुखसाना की बुराई कर चुकी थी। इस मामले में नफीसा अपनी माँ समीरा बेगम से भी एक कदम आगे थी। नफीसा की बातों को हमेशा इग्नोर करती। इसका एक कारण ये था कि मैं अपने इकलौते छोटे भाई शफीक की शादी नफीसा से करवाना चाहती थी। मुझे मालूम था कि मेरी सास गुलबानो इस रिश्ते के लिए कभी राज़ी नहीं होगी, बल्कि जब उन्हें मेरी इस मंशा का पता चलेगा तो वो मुझे घर से निकाल देगी। इसीलिए मैं सीधे तौर पर किसी से कुछ ना कहती और अपने भाई शफीक को बहाने बहाने से घर बुलाती। वो देखने में बहुत हैंडसम था। मुझे लगता था कि शफीक के मेरे घर आने जाने से नफीसा और शफीक के बीच खुद ब खुद मोहब्बत के बीज पनपने शुरू हो जाएंगे और इस तरह मेरा इरादा भी पूरा हो जाएगा और मैं सास और जेठानी की नज़र में बुरी भी नहीं बनूंगी। मेरा भाई शफीक अपने घर का इकलौता बेटा था। मेरे मायके में मेरे भाई के अलावा मेरे अब्बू और अम्मी थे। अब्बू सरकारी इंजीनियर थे, 1 साल पहले ही रिटायर हुए थे। अब्बू ने भी अपनी ज़िंदगी में इज्जत के साथ बहुत कुछ कमाया था। मेरे घर वालों के पास भी अच्छी खासी दौलत थी, इसीलिए मेरा रिश्ता गुलबानों के बेटे सोहेल से हो पाया। मेरे बाप की सारी संपत्ति मेरे भाई को ही मिलती और इधर नफीसा भी अपनी माँ की सारी दौलत की इकलौती वारिस थी। यही सोचकर मैं चाहती थी कि किसी तरह नफीसा और मेरे भाई शफीक के बीच मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाए और मेरी एक कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब भी होती नज़र आ रही थी। शफीक जब भी घर आता नफीसा उसे देखकर चहक उठती। अब तो दोनों के बीच फ़ोन पर बातें भी होने लगी थी। नफीसा की माँ समीरा बेगम के पास दौलत की कमी नहीं थी। मेरे ससुर पेशे से इंजीनियर थे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उन्हें महारत हासिल थी। दोनों बाप बेटे ने मिलकर खूब पैसा कमाया, लेकिन कुछ दिन एक बिल्डिंग हाथ से हो गया। इस बिल्डिंग को मेरे ससुर की कंपनी बना रही थी। तब अपने अब्बू को बचाने के लिए उनके बड़े बेटे ने इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और जहांगीर चौधरी को 7 साल की सज़ा हो गई, लेकिन वो 5 साल में ही बरी हो गए और जेल से आने के कुछ ही समय बाद उनके अब्बू जुनैद चौधरी को हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। समीरा बेगम मेरे ससुर की कंपनी में ही काम करती थी। बिल्डिंग वाले हादसे के 2 साल बाद ही जुनैद चौधरी ने समीरा बेगम से शादी कर ली। तब समीरा बेगम की बेटी नफीसा 5 साल की थी। मेरे ससुर से दूसरी शादी के बाद समीरा बेगम यहीं आकर रहने लगी। वैसे तो मेरे ससुर जुनैद चौधरी अपनी पहली बीवी गुलबानों के लिए काफ़ी दौलत छोड़ गए। रहने के लिए बड़ा सा मकान था, शहर में ज़मीनें थी, बैंक बैलेंस भी था, अच्छा खासा था। सब मिलाकर गुलबानों के पास इतनी दौलत थी कि 7 पुश्ते बैठ कर खाएं, फिर भी वो समीरा बेगम के आगे कुछ नहीं थी। जुनैद चौधरी की संपत्ति का आधा हिस्सा समीरा बेगम के नाम तो था ही, साथ ही वो जुनैद चौधरी की कंपनी की आधे की हिस्सेदार भी थी। मेरी सास गुलबानों के 3 बेटे हैं। मैं गुलबानों के सबसे छोटे बेटे सुहेल की बीवी हूँ और सुहेल से बड़े आलमगीर की बीवी रुखसाना है। सबसे बड़े बेटे जहांगीर की शादी नहीं हुई थी, होती भी कैसे, शादी की उम्र में तो वो जेल चले गए। वापस आए तो उनके छोटे भाई आलमगीर की शादी हो चुकी थी। मेरी सास ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन जहांगीर चौधरी ने शादी करने से मना कर दिया था। जहांगीर चौधरी शुरू से ही अपने अब्बू का काम संभालते थे।
बाप के मरने के बाद उनका पूरा बिजनेस जहांगीर चौधरी के हाथ में आ गया था। अब वही इस घर के मालिक थे। वो जो कह देते वो पत्थर की लकीर हो जाती। दोनों छोटे भाई भी जहांगीर चौधरी की बहुत इज्जत करते थे। समीरा बेगम और गुलबानो के घर के बीच नफरत की ऊंची दीवारें थी जिन्हें एक ही आदमी लांघ सकता था, और वो थे जहांगीर चौधरी। दोनों घरों के बीच जहांगीर चौधरी मोहब्बत का फूल बने हुए थे। सप्ताह में 2 ही दिन घर आते, और जब तक जहांगीर चौधरी घर में रहते गुलबानो और समीरा बेगम के बीच की तलखियाँ गायब नजर आती थी। जहांगीर चौधरी जब भी आते ज़्यादा समय समीरा बेगम के यहाँ ही बिताते थे। नफीसा उन्हें बहुत मानती थी, और मानती भी क्यों ना। नफीसा की पढ़ाई से लेकर उसके सारे फिजूल खर्चे जहांगीर चौधरी ही उठाते थे। जहांगीर चौधरी के रुपयों से ही नफीसा आज ज्वेलरी शॉप पर महंगे नेकलेस का ऑर्डर देकर आई थी। ये बात मुझे मेरी जेठानी रुखसाना ने बताया। रुखसाना ने तो और भी बहुत कुछ बताया जिस पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। शाम हो गई थी। मैं अपनी जेठानी के साथ किचन में थी। किचन में रात के स्पेशल खाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि आज रात जहांगीर भैया आने वाले थे। मैं अपनी जेठानी से बोली, बाजी, जहांगीर भैया के बारे में आपने जो कहा वो सच है क्या? रुखसाना ने कहा, हाँ बिल्कुल, यकीन नहीं हो तो खाला से पूछ लो। मैंने कहा, लेकिन बड़े भैया तो नफीसा को बेटी की तरह मानते हैं। रुखसाना बोली, समीरा बेगम चाहती हैं कि उनकी इकलौती बेटी की शादी जहांगीर चौधरी से हो जाए। भैया और नफीसा में कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। मैं बोली, समीरा बानो के पास इतनी दौलत है कि वो अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ सकती हैं। फिर वो दुगनी उम्र के जहांगीर भैया से ही नफीसा की शादी क्यों करेंगी? रुखसाना बोली, इस तरह जुनैद चौधरी की सारी प्रॉपर्टी और उनके पूरे बिजनेस की मालकिन समीरा बानो बन जाएगी। समीरा बानो की चाल में भैया पूरी तरह फंस चुके हैं, लेकिन उन्हें कौन समझाए। पिछली बार खाला ने भैया को समझाने की कोशिश की तो वो खाला पर ही भड़क उठे थे। हम लोग किचन में ही थे कि तभी जहांगीर भैया की गाड़ी गेट पर आकर रुकी। नफीसा ने दरवाज़ा खोला और भैया ढेर सारा सामान लेकर नफीसा के घर की ओर बढ़ गए। मेरी सास गुलबानो अपने बेटे की इस फितरत से बहुत नाराज़ होती, और जब तक जहांगीर समीरा बानो के घर में रहते तब तक मेरी सास हम बहुओं से समीरा बानो की खूब बुराइयां करती थी। जैसे ही मेरी सास ने जहांगीर भैया के समीरा बानो के घर में जाने की बात सुनी, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इस औरत ने पहले मेरे शौहर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, अब अपनी बेटी का इस्तेमाल कर रही है मेरे बेटे को फंसाने के लिए। शौहर तो फंसा ही, बेटा भी उस औरत की चंगुल में फंस चुका है। रुखसाना, आज मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। जहांगीर आए तो बोल देना इस वक्त मुझे ना जगाए। ये कहकर मेरी सास अपने कमरे में चली गई। ये सब मैं पिछले 1 साल से देख और सुन रही थी, इसीलिए मुझे इन बातों की आदत सी हो गई थी। अगली सुबह तीनों भाई काफ़ी देर तक साथ में बैठकर बिजनेस की बातें करते रहे, क्योंकि दोनों छोटे भाई जहांगीर चौधरी के बिजनेस को ही संभालते थे। थोड़ी देर बाद मेरे शौहर सुहेल अपने से बड़े वाले भाई आलमगीर के साथ काम पर निकल गए, और जहांगीर चौधरी अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे काफ़ी देर तक बतियाते रहे। नाश्ते का वक्त हुआ तो वो सीधे नफीसा के घर की ओर चले गए। शाम को जहांगीर चौधरी अपनी कार में नफीसा को साथ लेकर ना जाने कहाँ निकल गए और देर रात घर लौटे। इस बीच गुलबानो अपने बेटे को कोसती रही और बेटे जहांगीर के लौटने से पहले ही नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद जहांगीर चौधरी लखनऊ के लिए निकल गए तो मेरी जेठानी ने कहा, कल शाम को तुमने देखा, दोनों अकेले कार में निकले और देर रात घर में आए। अभी भी तुम्हें यकीन नहीं है क्या शमीना? अब तो मुझे रुखसाना की बातों पर यकीन होने लगा था और नफीसा को अपने भाई शफीक की बीवी बनाने का मेरा सपना टूटता सा दिख रहा था। यही सब सोचकर मैं कई दिनों तक परेशान रही। एक दिन मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया और बोली, तुम्हारी नफीसा से बात होती है कि नहीं? वो बोला, दिन भर में 8-10 बार तो बात हो ही जाती है, और नफीसा ने तो मुझे कल एक गोल्ड चेन भी गिफ्ट की है। भाई के मुंह से ये बात सुनकर मेरी जान में जान आ गई।
अब लग रहा था कि नफीसा के बारे में मेरी सास और जेठानी दोनों गलत थे। शाम का वक्त था। रोज़ ही की तरह नफीसा अपनी कार से निकलने वाली थी। उससे पहले ही मैं मार्केट जाने के बहाने घर से निकल गई। थोड़ी देर में ही नफीसा की कार मेरे पीछे आती नजर आ गई और मेरे करीब आकर रुक गई। गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए नफीसा बोली, भाभी मार्केट जा रही हो तो बैठो, मैं भी वहीं जा रही हूँ। नफीसा बहुत खुश नज़र आ रही थी। पूरे रास्ते वो मेरे भाई शफीक की ही बातें करती रही। उसकी ये खुशी देखकर मन ही मन मैं भी बेहद खुश हो रही थी। मैंने पूछा, दिल्ली कब जा रही हो नफीसा बोली, मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कई बड़ी कंपनियों से जॉब के ऑफ़र भी आ चुके हैं, लेकिन जहांगीर भैया चाहते हैं कि सबसे पहले मैं आपके भाई शफीक से सगाई कर लूं और वो अगले हफ्ते तुम्हारे घर वालों को घर बुला रहे हैं। लेकिन मैं डर रही हूँ कि तुम्हारी सास को पता चलेगा तो वो तुम्हें घर से निकाल देगी। और नफीसा बिल्कुल सही साबित हुई। नफीसा और मेरे भाई की सगाई की खबर सुबह सुबह मेरी सास तक पहुँच चुकी थी। वो मुझसे बोली, शमीना अगर ये शादी हुई तो तू अपना ठिकाना ढूंढ लेना। मेरे दुश्मनों से रिश्तेदारी जोड़नी है तुझे तो मुझसे नाता तोड़ना होगा। आने दे सुहेल को। अगर तेरा शौहर मेरी बात नहीं मानेगा तो उसके लिए भी मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस मामले में मेरी सास और मेरी जेठानी दोनों एक हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि हम इस रिश्ते को जोड़ने में मेरा पूरा हाथ है। मैं घर में अकेली पड़ गई थी। मेरे शौहर भी मेरी वजह से बहुत टेंशन में आ गए थे। उन्हें नफीसा से मेरे भाई के रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अपनी माँ गुलबानो के गुस्से के आगे वो भी बेबस हो गए थे। धीरे धीरे शनिवार का दिन भी आ गया। सुबह 10 बजे तक जहांगीर चौधरी आ गए थे और सर्दी की खूबसूरत धूप लेने के लिए छत पर जाकर बैठ गए और वहीं सुबह का नाश्ता भी मंगवा लिया। मेरी सास भी छत पर जाकर अपने बेटे के सामने कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद जब जहांगीर भैया ने बताया कि उन्होंने अगले दिन संडे को लड़के वालों को यानी कि मेरे घर वालों को नफीसा के घर दोपहर के खाने पर बुलाया है, तो ये बात सुनकर मेरी सास गुस्से में आ गई। जहांगीर चौधरी ने अपनी माँ गुलबानो को इस रिश्ते के लिए लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। वो पहली बार अपने बड़े बेटे पर इतना गुस्सा नजर आ रही थी। जहांगीर चौधरी ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की और कहा, देखो अम्मी, अब्बू के वक्त से हमारे घर में सब इंजीनियरिंग ही होते आ रहे हैं और शफीक भी इंजीनियर ही है। नफीसा से उसकी जोड़ी अच्छी रह जमेगी। मेरी कंपनी में मुझे शफीक जैसे इंजीनियर की ज़रूरत भी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों की शादी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जहांगीर चौधरी की बात को सुनकर गुस्से में तमतमाते हुए गुलबानो खड़ी हुई और बोली, जहांगीर अगर ये रिश्ता हुआ तो तू मेरा मरा मुँह देखेगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी और सीढ़ियों तक ही पहुंची थी कि बदहवासी में उनका पैर फिसला और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। सिर में गहरी चोट आई थी। आनन फानन में उन्हें नज़दीकी के अस्पताल ले जाया गया। इस बीच शरीर से ज़्यादा खून बह चुका था। ब्लड की ज़रूरत पड़ी। नफीसा और समीरा बेगम भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। ब्लड बैंक से ब्लड लाने में वक्त लगता, इसीलिए इमरजेंसी में वहां मौजूद सभी रिलेटिव्स के ब्लड सैंपल लिए गए और समीरा बेगम का ब्लड सैंपल गुलबानो से मैच हो गया। थोड़ी ही देर में अगल बगल के 2 बेडों पर 2 औरतें लेटी हुई। एक का ब्लड दूसरे के शरीर में जा रहा था। ये मंजर वहाँ मौजूद सभी लोगों के लिए सुकून भरा था। सुबह तक जो 2 लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इस वक्त दोनों का खून एक हो रहा था। गुलबानो को होश आ चुका था और उन्हें ये भी मालूम हो चुका था कि उनकी जानी दुश्मन ने ही उनकी जान बचाई है। गुलबानो को होश में आने के बाद समीरा बेगम उनके करीब आई और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, आप जल्दी ठीक होकर घर आइए। आप नहीं होंगी तो नफीसा का रिश्ता कैसे होगा। ये कहकर समीरा बेगम अपनी बेटी के साथ घर चली गई।
2 दिनों तक मैं और मेरी जेठानी सास की सेवा में लगे रहे। तीसरे दिन उन्हें छुट्टी मिल गई। सगाई हफ्ते भर के लिए टल गई थी। 1 हफ्ते के अंदर मेरी सास गुलबानो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी, लेकिन इस बीच गुलबानो पूरी तरह बदली बदली सी लग रही थी। फिर से शनिवार का दिन आ गया। आज जहांगीर चौधरी आने वाले थे। सुबह सुबह मैं अपनी सास की चाय लेकर उनके कमरे में गई तो मेरी जेठानी वहीं बैठी हुई मिली। मैं चाय रख कर वापस मुड़ी ही थी कि मेरी सास ने कहा, शमीना, आज तुम समय निकाल कर मार्केट चली जाना। मैं बोली, मार्केट से क्या लाना है अम्मी? वो बोली, अरे कल तुम्हारे भाई की मंगनी है, अपने भाई की होने वाली बीवी को कुछ दोगी नहीं क्या? ये रुपए रखो और अभी चली जाओ। और सुनो, कल तुम लड़की वालों की तरफ से ही रहना, समझी? अपनी सास का ये बदला हुआ रूप देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैं कमरे से निकली और कुछ ही देर में मार्केट के लिए निकल पड़ी। मार्केट जाने के दौरान मैंने अपने घर वालों को फ़ोन कर अगले दिन की पूरी जानकारी हासिल कर ली। मेरे अब्बू, अम्मी और भाई तीनों अपनी कार से आ रहे थे। काफ़ी खुश थे। शगुन का ढेर सारा सामान भी वो खरीद चुके थे। उन्हें मेरी चिंता थी, लेकिन जब मैंने अपनी सास के बारे में उन्हें बताया तो वे और ज़्यादा खुश हो गए। मेरी सास गुलबानो ने मुझे 50,000 रुपये दिए थे, जिसका मैंने नफीसा को शगुन देने की खातिर खूबसूरत साड़ी खरीद ली। घर लौटी तो नफीसा के घर में अपने जेठ की कार खड़ी देखकर मैं समझ गई कि वो घर आ चुके थे। दिन का खाना जहांगीर चौधरी ने मेरे घर ही खाया और काफ़ी देर तक अपनी माँ से बातें करते रहे। माँ बेटे को इतना प्यार से बातें करते मैंने तो पहली बार देखा था। शाम होने से पहले ही मेरे जेठ नफीसा के घर की ओर निकल गए। रात हो चुकी थी। मैं अपनी जेठानी के साथ किचन में बिजी हो गई थी। थोड़ी देर में ही मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगाई और सास के कमरे की ओर चल पड़ी। वो बोली, अभी अभी जहांगीर की गाड़ी गेट से बाहर निकली है, शायद वो मार्केट तक गया है। तुम तुरंत नफीसा के घर जाकर नफीसा को बुला लाओ। मेरे पास सोने के कंगन हैं जो मैं नफीसा को पहनाना चाहती हूँ। ये कंगन मैंने जहांगीर की बीवी के लिए बनवाए थे, लेकिन उसने तो शादी ही नहीं की। मैं ये कंगन जहांगीर के सामने उसे देना नहीं चाहती, इसीलिए उसके जाने का इंतज़ार कर रही थी। उसे मैं अभी दे दूंगी तो वो कल इसे मेहमानों के सामने पहन लेगी। और सुनो, कोशिश करना कि उसकी माँ को भी ये बात पता ना चले। मैं बोली, अच्छा अम्मी, अभी बुला कर आती हूँ। मैं नफीसा के घर की ओर बढ़ी तो देखा कि भैया की कार वहाँ नहीं है। मैं समझ गई कि भैया मार्केट के लिए निकल चुके हैं। मैं बेझिझक नफीसा के घर के अंदर दाखिल हुई और चोर की तरह नफीसा को ढूंढने लगी। वो अपने कमरे में नहीं थी। फिर मैं समीरा बेगम के बेडरूम की ओर बढ़ी और मैंने खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की तो मैंने जो देखा देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं उल्टे पाँव वहाँ से वापस अपने घर आ गई और सास से बोली कि नफीसा घर पर नहीं है। मैं बिस्तर पर गई और बेसुध होकर गिर पड़ी। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं सोच रही थी कि काश मैं इस वक्त नफीसा के घर नहीं जाती। मैंने अपनी ज़िंदगी में रिश्तों का ऐसा जनाजा निकलते पहले कभी नहीं देखा था, ना मैंने ऐसा कभी सुना था। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने जो कुछ देखा है वो सब सच था। मैं 1 घंटे तक बिस्तर पर पड़ी यही सब सोचती रही। तभी मेरी जेठानी मेरे कमरे में आ गई और बोली, भैया की कार अभी नफीसा के घर में दाखिल हुई है। लगता है भैया मार्केट से लौट आए हैं, उन्हें खाना खिलाना होगा। मैं बोली, भैया की कार में भैया नहीं है, वो नफीसा है जो भैया की कार लेकर मार्केट गई थी। नफीसा के घर में आने के 5 मिनट बाद ही भैया हमारे घर आ गए। थोड़ी देर में ही बाकी के 2 भाई भी अपनी जॉब से घर आ चुके थे और सभी साथ ही दस्तरखान पर बैठकर खाने में लग गए। अगली सुबह घर में काफ़ी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। तीनों भाई आज छुट्टी पर ही थे, लेकिन मेरे मन में रात से ही जो उथल पुथल चल रही थी उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे अपने भाई के लिए ऐसा रिश्ता अब मंजूर नहीं था जिसने बेहयाई की इंतहा हो चुकी हो। मैंने अपनी सास और जेठानी को सारी बात बता दी और बोली, मैं अपने भाई का रिश्ता ऐसी लड़की से नहीं कर सकती जिसकी माँ बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुकी हो।
समीरा बेगम जब अपने बेटे से नाजायज़ ताल्लुकात बना सकती है तो फिर दामाद से ऐसा रिश्ता रखने में उन्हें क्या परहेज होगा। मेरी बात सुनकर मेरी सास और जेठानी के होश उड़ चुके थे। वो फिर से अपने असली रूप में आ चुकी थी। उन्होंने मुझसे कहा, शमीना, तुम तुरंत अपने घर वालों को फ़ोन कर उन्हें यहाँ आने से रोको। मैंने फ़ोन निकाला और अपने भाई को फ़ोन लगाया तो मालूम चला कि वह लोग घर के बाहर खड़े हैं। ये सुनकर मेरी सास बोली कि अब उन्हें आ जाने दो। समीरा बेगम की असलियत सबके सामने खोली जाएगी। जहांगीर भी इस बदकारी में बराबर का गुनहगार है। उसने भी माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार किया है, इसलिए वो भी समीरा बेगम के साथ ही सबके सामने नंगा किया जाएगा। यही उसकी सज़ा होगी। शमीना, तुम डरना नहीं। तुमने कल रात जो देखा है वो सबके सामने बयान कर देना। समीरा बेगम का बड़ा सा ड्राइंग रूम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। नफीसा से खूबसूरत तो उसकी माँ लग रही थी। शफीक और मेरे अम्मी अब्बू भी सामने ही बैठे थे और बड़े खुश लग रहे थे, लेकिन हम तीनों सास बहू के चेहरे से खुशी गायब हो चुकी थी। अभी के खाना खा लेने के बाद मेरी सास गुलबानो खड़ी हुई और समीरा बेगम से बोली, समीरा, जहांगीर से रिश्ते में तुम्हारा क्या लगता है? ये सवाल समीरा बेगम के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। ये सवाल सुनते ही अचानक उनके खूबसूरत चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ी देर तक कुछ न बोल पाए। इधर जहांगीर चौधरी की हालत भी समीरा बेगम जैसी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी मेरी सास गुलबानो से ने दूसरा धमाका किया और बोली, माँ बेटे का पाक रिश्तों की आड़ में तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो? मुझे मालूम चल गया है। तुम दोनों को बेडरूम में कल शमीना ने अपनी आंखों से देखा था। मेरी सास आगे कुछ कहती इससे पहले ही नफीसा बोल पड़ी, बड़ी अम्मी, आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरी सास ने कहा, नफीसा, तू मुझे क्या बताएगी? इस शैतान औरत ने मेरे फरिश्ते जैसे शौहर को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, फिर उससे भी जीना भरा तो मेरे बेटे से अपनी हवस की आग बुझाने लगी। तू भी तो इसी बदकार औरत की बेटी है। बता जहांगीर चौधरी, तेरा क्या लगता है? नफीसा अब अपना आपा खो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, जहांगीर चौधरी मेरे अब्बू हैं और जिस जुनैद चौधरी को तुम फरिश्ता कह रही हो ना, असल शैतान तो वही आदमी था जिसने अपने बेटे की बीवी से ही शादी कर ली। नफीसा के मुंह से ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग के होश उड़ चुके थे। नफीसा ने आगे कहा, मेरी अम्मी जुनैद चौधरी की कंपनी में मामूली नौकरी करती थी। इस बीच जहांगीर चौधरी उसकी ज़िंदगी में आए। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये बात दोनों ने छुपा ली क्योंकि मेरी माँ जिस कंपनी में एक मामूली मुलाजिम थी, मेरे अब्बू जहांगीर चौधरी उसी कंपनी के मालिक थे। इसी बीच बिल्डिंग वाला हादसा हुआ और मेरे अब्बू जहांगीर चौधरी को 7 साल की सज़ा हो गई। तब तक मैं पैदा हो चुकी थी। मेरे अब्बू के जेल चले जाने के 2 साल बाद जुनैद चौधरी ने ये बात फैला दी कि जेल में ही जहांगीर की मौत हो गई है और मेरी अम्मी से शादी करने का दबाव बनाने लगे। मेरी माँ को तब तक ये नहीं मालूम था कि जुनैद चौधरी जहांगीर चौधरी के बाप है। मेरी अम्मी के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने मेरी अच्छी परवरिश की खातिर जुनैद चौधरी से शादी कर ली। शादी के 4 साल बाद ही मेरे अब्बू जेल से बाहर आए तो उन्हें जब पता चला कि उनके बाप ने उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है तो सीधे अपने बाप के पास पहुंच गए। जुनैद चौधरी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। मैं शुरू से इस बात जानती थी। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अब इसमें आप लोग बताइए कि मेरी माँ समीरा बेगम की क्या गलती है? नफीसा की बात ख़त्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया था। गुलबानो बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उनसे ज़्यादा शर्मिंदा तो मैं थी। मैंने कल जो अपनी आंखों से देखा था वो माँ बेटे का नाजायज़ खेल नहीं था, बल्कि शौहर और बीवी का पाक मिलन था। नफीसा से मेरे भाई शफीक का रिश्ता जुड़ गया था और दोनों परिवार एक हो गए थे। पहली बार गुलबानो समीरा बेगम के गले मिल रही थी और एक माँ की तरह नफीसा के हाथों में कंगन पहना रही थी। कहानी से सीख, समीरा बेगम जिंदगी के तूफानों में ऐसी उलझी कि सब कुछ बदल गया और जब तक ये तूफान थमा तब तक उनके रिश्ते बदल चुके थे। समीरा बेगम
गलत नहीं थी। कई बार हमारी आंखें सच होती हैं लेकिन दिमाग गलत हो जाता है। इस तरह हम गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और इसी गलतफहमी में हम सब अच्छे लोगों को भी बुरा समझ लेते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। हमको दिल से भी निकाला गया, फिर शहर से भी, हमको पत्थर से भी मारा गया, फिर जहर से भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।